क्या है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आंसर होगा ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल आएगा कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं बनता है या एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें क्या एंटीजन नहीं बनता है, और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूँ ए बी में नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिएगा कि मनुष्य में जो रक्त की जो भिन्नता होता है उसका कारण क्या है। उसका कारण है आरबीसी होता है, उसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, आरबीसी में जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसी को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में, अगर ब्लड प्लाज्मा में बात करें तो वो एंटीबॉडी की बात होता है। आरबीसी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आरबीसी में क्या बनता है, एंटीजन बनता है ना। आरबीसी में क्या बनता है, यहाँ पे एंटीजन बनता है। ठीक, आरबीसी में एंटीजन बनता है। तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंटीबॉडी नहीं बनता ए बी में, एंटीजन नहीं बनता ब्लड ग्रुप ओ में, रक्तों मनुष्य में जो ब्लड का विभिन्नता का कारण होता है आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन की मैं बात करूँ यहाँ पे एंटीजन इसी को कहते हैं। ठीक है, और एंटीजन की अनुपस्थिति में जो ब्लड बनेगा ब्लड प्लाज्मा में, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। बात हो रहा था ब्लड ग्रुप का, तो चलिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो आंसर टिक करके आइएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और इसी का अगर दूसरा सवाल अगर पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। और ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ओ निगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव को कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, यह अर्थात ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, लेकिन ओ वाले सिर्फ ओ ही का खून लेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी वाले क्या करेंगे, किसी से भी ये खून ले सकते हैं। ठीक है, किसी से भी ये खून ले सकते हैं। ए बी पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, किसी से भी खून ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आर एच फैक्टर। देखिए आर एच फैक्टर की खोज जो किया था लैंडस्टीनर तथा बिनर ने किया था, किसमें, तो रिसस जो बंदर था उसमें ब्लड में, उसके ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन पाया गया, उसी को कहा गया आर एच फैक्टर कहा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है। अगर प्रोटीन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, फाइब्रिनोजन करेंगे। ठीक है, ब्लड की अगर मैं बात करूँ थक्का बनने का कारण होता है फाइब्रिनोजन होता है एक्चुअल में क्या है, जो ब्लड जो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, यही आपका टूटकर फाइब्रिनोजन बनता है अंत में। ठीक है, और ये क्या करता है, आपका थक्का बनने में मदद करता है। तो प्रोटीन अगर पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोजन करिएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा जो है विटामिन कौन अगर अनिवार्य होता है तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, अगर प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन, विटामिन पूछे तो विटामिन के। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये एक्चुअल में जो हाथ आपका कट जाता है, हाथ छट जाता है ना, कट जाता है, तो जो ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होता है, मान ली उंगली आपका है यहाँ कट गया, ठीक है, तो ब्लीडिंग होता है, यहाँ पे क्या करता है, ब्लीडिंग को क्लॉट करके रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और शरीर के अंदर जो ब्लड का क्लॉटिंग को करता है वो कौन करता है, हिपेरिन करता है। ठीक, जो सामान्यतः रक्त का थक्का बनने का समय होता है वो कितना समय लगता है, 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। मीन्स के हाथ अगर कट छट गया तो 2 से 5 मिनट में आपका जो वहाँ पे क्लॉटिंग बनेगा और ब्लड को रोक देगा। अब भाई ब्लड का कार्य क्या है, देखिएगा यहाँ पे ब्लड का जो कार्य है शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, शरीर को जो है रोगों से रक्षा करता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो ताप का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और प्रोटेक्शन करता है डिजीज से। विटामिन का आविष्कार अगर बात हो रही थी विटामिन का, है ना, यहाँ पे वर्ड आया था विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था। बात होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है क्या, फिलोक्विनोन होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रक्त के थक्का बनने में ये काम करता है। फिर बात करते हैं म्यूज मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है, तो मिश्र धातु होता है कॉपर तथा जिंक। ठीक है, कॉपर तथा जिंक का बना होता है, नोट कर लीजिएगा। अगर सवाल आ जाए कि कॉपर
जो है जिसको तांबा कहते हैं हिंदी में, इसका अयस्क क्या है, क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर प्राइट हो गया, पाइराइट, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। जिंक के अगर मैं बात करूँ, इसका अयस्क होता है, ठीक है, जिंक प्लेट, कैलेमाइन, जिंकाइट, और इसका परमाणु संख्या होता है 30 होता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या याद रखिए, जैसे मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है आपका 13, ठीक है, लोहा का होता है 26, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्न विकिरणों में से किसे हवा द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोका जा सकता है। आंसर टिक करके आइएगा आप, अल्फा किरण, ठीक है, आंसर टिक करके आइएगा अल्फा किरण। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा बीटा किरण, दो यहाँ पे ऑप्शन में अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, एक्स किरण भी है। तो अल्फा बीटा जो है, पहली बात कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं, ठीक है। अगर भेदन क्षमता की मैं बात करूँ तो आपका होता है अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है गामा का होता है, ये भी नोट करके रखिएगा। एक्स किरण तथा गामा किरण, ये दोनों क्या है आपके, एक्स और गामा किरण जो है आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा तथा बीटा जो किरण, इसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु संरचना की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। ये सारी बातें आप रट लीजिएगा, और सारे के सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। वही बात करते गामा किरण की खोज किसने किया था, पॉल बिलार्ड ने किया था। एक्स किरण की खोज बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन 17 और यहाँ पे 35, फिर क्लोरीन 17 और यहाँ पे 37, ये है क्या एक्चुअल में, देखिएगा यहाँ पे दोनों क्या है आपका, ये है आपका परमाणु संख्या, इसको कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या ये प्रोटॉन होता है। और ये आपका क्या होता है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका द्रव्यमान। यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिसकी परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले कि इसमें से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करें, न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या जो आपका है ए में से क्या करेंगे, परमाणु संख्या को घटा देंगे, अर्थात 35 में से आप 17 घटा देंगे, तो आपका निकल आएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऐसे न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। अब भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपका संभारिक भी है, सम न्यूट्रॉनिक भी है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी है, इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये इससे भी सवाल पूछा गया एग्जाम में। इसका तो आंसर हो गया आपका ख, ठीक है। अब ये समस्थानिक के बारे में तो वो हमने समझ लिया एग्जाम्पल से, फिर भी यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए, इस से होता है कि समस्थानिक किसको कहते हैं, परमाणु संख्या समान, जिसके परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसमें भी मैंने बताया कि प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है ना, प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखा था आपने, क्लोरीन का मैंने क्या लिया था, क्लोरीन का 17 और 35 लिया, यहाँ पे क्लोरीन का 17 और 37 लिया था। ये देख रहे थे, ये क्या है आपका प्रोटॉन, दोनों क्या है, प्रोटॉन दोनों समान है। परमाणु संख्या भी इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी को कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कहते हैं, समान है। एग्जाम्पल पे देखिए, समस्थानिक का जो है 3, जो आपका समस्थानिक का जो होता है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, जिसे को कहते हैं प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम जो होता है रेडियो सक्रियता में ये भाग लेता है, ठीक है, रेडियो सक्रियता में भाग लेता है, याद रखिएगा। और इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि सबका जो है, देख सकते हैं कि परमाणु संख्या एक है, सबका परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है, और द्रव्यमान देखिएगा 1 2 3 यहाँ पे भिन्न भिन्न है ना। अब देखिए संभारिक क्या होता है, समभार, सम प्लस भार, जिसका भार समान होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न है। आर्गन का अगर आर्गन लिया मैंने, यहाँ पे पोटेशियम लिया, यहाँ पे कैल्शियम लिया। अब इसका देखिएगा, आर्गन का 18 परमाणु संख्या होता है, पोटेशियम का 19 होता है और इसका 20 होता है। अगर मैं इसका इसका द्रव्यमान लेता हूँ, सबका क्या है 40 है, तो क्या मैंने कहा, द्रव्यमान समान है, देख रहे हैं द्रव्यमान सभी में समान है, परमाणु संख्या भिन्न है, हाँ भिन्न है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो इसको कहते हैं आप संभारिक कहते हैं। और मैंने बताया न्यूट्रॉन निकालना हो तो घटा दीजिएगा, ठीक है, आप घटा दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा, ठीक। अब आते सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, सम से समान, न्यूट्रॉन से मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या समान जिसमें होती है।
न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1s3 हो गया, 2he4 हो गया। मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉन निकालना हो तो द्रव्यमान में से, जो द्रव्यमान है उसमें से परमाणु जो संख्या है उसको घटा देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2। यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालना है, 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 2। अब समझ में आया क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समान होते हैं। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, नियॉन। नियॉन का जो होता है परमाणु संख्या 10 होता है। अब यहाँ पे Na एक बार प्लस लिखा हुआ है, तो सोडियम का आपको पता है कि 11 होता है परमाणु संख्या, लेकिन अगर एक यहाँ पे प्लस है तो उसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10। फिर देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर 2 बार प्लस है, मतलब क्या, Mg का मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, अर्थात इसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस होंगे, अर्थात यहाँ से बचेगा 10। एल्युमिनियम पर 3 है चार्ज, ठीक है, तो एल्युमिनियम पे क्या है, 3 चार्ज है, अर्थात एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 में से 3 घटाएंगे, चूँकि 3 चार्ज है 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 10 10 और 10, तो क्या ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अर्थात परमाणु जो इसका होगा 2 8 इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का 2 8 होगा। ठीक है, समावयता, समावयता जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं, जब 2 या अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणसूत्र में अंतर होता है, उनके गुणों में अंतर होता है। अणुसूत्र क्या होंगे, देखने में तो समान होंगे, गुण अंतर होगा। देखिए आगे क्या सवाल है, आगे सवाल है आपका बहुलीकरण। आगे जो सवाल है आपका बहुलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं। अब इसको समझिएगा क्या है, देखिए बहुलीकरण जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं, एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु, एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बन जाता है। 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बन जाएगा, तो कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को, इस अणु को मोनोमर कहते हैं और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की डुअल नेचर किससे दर्शाई जाती है, प्रकाश की डुअल नेचर या द्वैत प्रकृति जो होती है किससे दर्शाई जाती है, विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से इसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवर्तन भी आ रहा है वर्ड, यहाँ पे परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अगर परावर्तन की बात करते हैं तो क्या होता है, परावर्तन में प्रकाश आती है एक सतह से, ठीक है, एक सतह से टकराकर वापस चली जाती है, इसी को कहते हैं परावर्तन। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस चली जाती है, इसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया। अब आइए विवर्तन के बारे में बात करते हैं और अपवर्तन। सबसे पहले अपवर्तन की बात करें, परावर्तन तो हो गया, परावर्तन क्या होता था, आया प्रकाश टकरा के वापस चला गया, ये हो गया परावर्तन, है ना, ये हो गया परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होगा, जैसे सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, इसमें अगर यहाँ से अगर सपोज कीजिए इस तरह से नहीं, अगर आप कोई एक कांच, एक क्या है कांच है, इससे अगर आप क्या करेंगे, सन को लाइट को जो है आप पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगा और इसके बाद अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, तो कोई आपतित किरण है, यहाँ पे क्या है आपका सघन माध्यम हो गया, यह आपका सघन माध्यम हो गया, यहाँ पे विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुका, और विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर भागा प्रकाश, इसी को कहते हैं अपवर्तन के कारण। कई बार आप देखेंगे कि अगर आपका गिलास है, ठीक है, इसमें एक सिक्का रखा हुआ, ये भी उभरा हुआ दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप गिलास में अगर कोई छड़ डाल देते हैं, ये टेढ़ी दिखती है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। कि बाल्टी में एक लंबा रॉड रख देंगे तो वो भी आपको टेढ़ा दिखेगा थोड़ा, अपवर्तन के कारण। सिक्का पानी में उठा हुआ दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण ये सब हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, ठीक है, जैसे हीरा का चमकना,
रेगिस्तान में मरीचिका बनना, मरीचिका का मतलब होता है दूर से देखने में लगेगा कि पानी है पर एक्चुअली वो बालू है। और ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, जब आप पेट का इंडोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी जब आप कराते हैं पेट का, तो उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ही होता है। ठीक है, चलिए विवर्तन क्या होता है। विवर्तन जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, अर्थात प्रकाश तरंगों द्वारा किसी बाधा का सामना करने और परिणाम स्वरूप वस्तु के चारों ओर झुकने की घटना को विवर्तन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे किरीट या कोरोना कहते हैं, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण देखते होंगे, उसके किनारे किनारे एक थोड़ा सा वो दिखता है ना इस तरह से, और छोटी सी जगह से बहता हुआ पानी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, विवर्तन का कारण है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यतिकरण। इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है और उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत का चमकना, ये सब व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल ये है। और रात में स्ट्रीट लैम्प लाइट के चारों ओर रिंग बनना, ये भी आपका व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए देखिएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है। आंसर होगा बैटरी में होता है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में बिजली बल्ब है, परमाणु बम है, डायनमो, सब क्या है इसके बारे में जानेंगे। बिजली बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है, इसका जो सिंबल होता है W होता है। परमाणु संख्या इसका 74 होता है। परमाणु बम की अगर मैं बात करूँ, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायनेमो क्या है, यह विद्युत जनरेटर है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सवाल है और एग्जाम पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आंसर होगा निकेल का उपयोग किया जाता है। निकेल भी, और आपका यहाँ पे इस्पात का भी यूज़ होता है। जैसे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का भी और निकल का भी यूज़ होता है। इस्पात किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। सवाल ये भी आया कि इस्पात किसका मिश्रण है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, दे देंगे तो उसमें आप टिक करके आएंगे, लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, नर्म लोहा का। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड होता है। कोरंडम होता है, काओलिन होता है, क्रायोलाइट होता है। ठीक है, सीसा या जिसको लेड कहते हैं, इसका होता है गैलेना। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट सवाल कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनना, क्या नाइट्रोजन से नाइट्रेट का बनना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन से नाइट्रेट का बनना, ये फलीदार जो पौधे होते हैं, दाल वाले जैसे पौधे होते हैं, उसके जड़ों में जो होता है, जो राइजोबियम नामक जो होता है आपका जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण का ही काम करता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, आपका जो दाल के पेड़ होता है, दाल का पेड़ होता है, उसके जड़ों में ये हो पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, नाइट्रीकरण कहलाएगा। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना विनाइट्रीकरण कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है ये वाला। और नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाएगा। आइए देखते हैं, पानी में हवा के बुलबुले किस वजह से चमकता है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सवाल हो गया। अब देखिए इससे और क्या सवाल बन सकता है। पानी में डूबा हुआ जो बुलबुला होता है किस तरह दिखता है, वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। और पानी की सतह पर हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, वो अवतल लेंस का व्यवहार करता है। आप जब आयरन करते होंगे कपड़ों का, या जिसको कहते हैं स्त्री गर्म होने वाला जो तत्व होता है उसमें, ठीक है, आयरन में जो लगा होता है, आयरन में जो लगा होता है कॉइल, किसका बना होता है, आपका नाइक्रोम का बना होता है। अगर हीटर की मैं बात करूँ, रूम हीटर देखते होंगे, ठीक है, रूम हीटर देखते होंगे, इस तरह से कॉइल लपेटा होता है। ये भी क्या होता है, ये भी नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम का जो यूज़ होता है, उसका तार का यूज़ होता है रूम हीटर में, स्त्री में होता है। टंगस्टन इसका संकेत होता है W, और इसका उपयोग होता है विद्युत बल्ब में। और इसकी परमाणु संख्या 74 होती है। अभी मैंने बताया भी था
केल्विन पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने की बिंदु क्या है? 273 डिग्री 273 केल्विन होता है, ठीक है, रट लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री, 32 डिग्री और 273 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 डिग्री केल्विन पर क्या होता है? ये वाटर फ्रीज होने लगता है, ये याद रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस और 373 जो डिग्री केल्विन है, इस पर वाटर क्या होता है? बॉयल होने लगता है। एक फार्मूला जरूर याद रखिएगा, CY100 F-32Y180 और K-273/100। इस पे अगर कोई सवाल आ जाए न्यूमेरिकल बेस्ड कि सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में बताइए या सेल्सियस से केल्विन में बताइए, केल्विन से सेल्सियस में बताइए, बस ये फार्मूला रट के रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या अगर 1 मानते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, ठीक है, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया। और यहाँ पे होता है द्रव्यमान संख्या, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1 - 1 तो क्या बचेगा? 0, जो कि होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अच्छा यहाँ पे है न्यूट्रॉन 0 हो गया, और इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1 हो गया, प्रोटॉन भी आपका 1 हो गया, तो 1 1 0। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील और सबसे हल्की गैस होती है, और हीलियम जो है अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस होती है। इस कारण से हाइड्रोजन तो बहुत ही हल्का होता है, लेकिन फिर भी जो बलून होता है उसमें जो आप देखते होंगे बलून, ठीक है, बलून में क्या होता है? आपका हीलियम गैस ही भरा होता है, क्योंकि ये अज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन भी हल्का होता है, लेकिन हीलियम मतलब हीलियम से भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये विस्फोटक नहीं होता है हवा के संपर्क में आने पर, लेकिन हाइड्रोजन ये ज्वलनशील होता है, ये हवा के संपर्क में आने पर जल सकता है, ठीक। हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों हल्के गैस हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का है, इसी के बारे में बात हो रहा था अभी। सिनेबार किसका एक है? अयस्क का, आपका पारा का है, ठीक है। सिनेबार जो अयस्क है वो किसका है? पारा का है। पारा का जो होता है सिंबल होता है Hg होता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। पारा क्या है? पारा एक धातु, पहली बात ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात कि कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो आपका जो है पारा क्या है? आपका धातु है और कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होता है, नोट करके रखिएगा। लोहे का अयस्क, जिसमें कि लोहे का कौन कौन सा होता है? लोहे का अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, कैल्कोपाइराइट और आयरन पाइरेट। रट के रखिएगा। लोहा का जो परमाणु संख्या होता है 26, और लेड का जो होता है अयस्क होता है उसको गैलेना कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? इसलिए कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को में वृद्धि करने के लिए, अर्थात नॉकिंग को, ठीक है, नॉकिंग को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन करता है, और वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पानी का, शरीर में पानी को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है, एजोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये निकलता कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कहाँ? तो ब्रेन में जो होता है ये स्थित होता है, ब्रेन में ये स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो महिलाओं में प्रसव में मदद करता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये कहाँ होता है? ये मेल में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, और जो होता है मेल के टेस्टिस में, ये टेस्टिस से ये स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं बात करूँ पुरुषों में, अगर टेस्टिस की संख्या होती है कितनी? 2 या 1 जोड़ी होता है। और एजोस्टेरोन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये फीमेल में ओविडक्ट, ठीक है, अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्तन को पूर्ण ये करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसका काम है क्या? जो है फीमेल में स्तन वृद्धि में सहायता करता है, और रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है ये गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे आसानी से पैदा होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अंडाशय, जिसको कहते हैं ओवरी कहते हैं। ओवरी क्या होता है? ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं जो कि फीमेल में होता है? जैसे एस्ट्रोन की मैं बात कर लिया, प्रोजेस्टेरॉन की बात होगी,
और रिलैक्सिन की बात हुई, रिलैक्सिन यहाँ पे बात हो गया, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बात हो गया, एस्टेरोन जो होता है आपका एक जो होता है उसका परिवर्तन का काम करता है। हल्की विद्युत प्रवाह, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह, परिपथ में हल्की विद्युत प्रवाह को पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाया जाता है समांतर क्रम श्रेणी में निम्न प्रतिरोध लगाकर, समांतर क्रम श्रेणी में निम्न प्रतिरोध लगाकर। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिए, गैप होता है निगेटिव में, तो जी से हो गया गैल्वेनोमीटर, ए से हो गया आपका अमीटर, और पी से हो गया पैरेलल अर्थात समांतर। और आगे बढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जाता है। अगर GSLV आप देखा है लॉ जो होता है कि आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, इसको याद रखिएगा इस तरह से कि जी से हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, वी से हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, एस से हो गया आपका श्रेणी क्रम, सीरीज जिसको कहते हैं, और उच्च प्रतिरोध चूंकि लॉन्ग होता है तो प्लस में मान लीजिएगा इसको, तो उच्च प्रतिरोध का काम ये करेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने जाना, और इसी से एक और सवाल बनेगा, शंट क्या है? यह एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है, पहला बात। और इसका काम क्या है? शंट का काम है परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को एक दूसरे मार्ग में भेजना, जा रही धारा एक दूसरे मार्ग में इसको भेजना शंट का काम है। परिपथ में बहने वाली धारा को ये मापता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हो गया वोल्ट मीटर के बारे में बात होगी कि परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। अमीटर का क्या काम है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का काम करता है, और ये जो होता है परिपथ में सदा श्रेणी क्रम में होता है। इसको ऐसे याद रखिए ट्रिक से, आई से होता है जो है विद्युत धारा का प्रतीक होता है, एम्पियर जो होता है आपका विद्युत धारा, आई करंट से इसको सूचित करते हैं। तो इसको ए से क्या करेंगे, ए हो गया अमीटर, और एस से हो गया सीरीज श्रेणी क्रम में। ठीक है, वोल्ट मीटर की मैं बात करूँ, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर को कैसे याद रखिएगा, VIP से। तो देखिए V से वोल्ट मीटर हो गया, और I से इसका करंट मापता है, उसके विभवांतर को मापता है, विभव जो होता है विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसके अंतर को मापता है। और P से आप यहाँ पे पैरेलल, इसको याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा करता है, और ये सदैव श्रेणी क्रम में होता है। फ्यूज को कैसे आप लिखते हैं, फ्यूज, F से हो गया फ्यूज, S से हो गया आपका सीरीज श्रेणी क्रम में हो गया ट्रिक से। विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक होता है वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार, देखिएगा दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट ने किया। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, और वोल्टेज सेल हो गया। ये सारे के सारे प्राथमिक सेल हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, सारे में, ठीक है, इन सारे में जो होता है, इन सारे में जो कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा वो करेगा जिंक अर्थात जस्ता करेगा, लेकिन एनोड का काम अलग अलग करेगा। जैसे कि लांसे में इसमें जो है इसमें कार्बन करेगा, शुष्क सेल में भी कार्बन करेगा, डेनियल में आपका तांबा करेगा, और वोल्ट में भी आपका तांबा करेगा। ठीक है, तो एनोड का काम, ये कैथोड का काम था, एनोड का ये काम है, एनोड का काम है। ठीक है, तो लांसे सेल में आपका कार्बन हो गया, आपका एनोड का काम करेगा, और कैथोड का काम जिंक करेगा। शुष्क सेल में कार्बन का जो काम करेगा वो करेगा आपका एनोड का, और कैथोड जिंक का करेगा। अब ये प्राथमिक सेल, इसका काम क्या? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये बेकार हो जाता है, पहली बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अभी मैंने बताया वोल्टेज सेल का एनोड काम करेगा तांबा से, कैथोड जिंक से करेगा। शुष्क सेल में जो कार्बन है एनोड का काम करेगा, जस्ता कैथोड का काम करता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, नौसादर का घोल होता है जिसको कहते हैं अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl होता है। लांसे सेल की अगर मैं बात करूँ, इसका उपयोग कहाँ था? विद्युत घंटी टेलीफोन में होता है। ठीक है, चलिए
इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में बना है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है H2SO4 तनु H2SO4 होता है। अनैच्छिक क्रिया, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल है। अनैच्छिक क्रिया इनवॉल्ट्री जो होता है, अनैच्छिक जो होता है मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? अनैच्छिक मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में, ठीक है। ये ब्रेन जो है आपका, ये ब्रेन का जो है सबसे पीछा भाग, पश्च भाग है ये। अगर बात ब्रेन की हो रही तो चलिए ब्रेन पर पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनेगा। देखिए सबसे पहले ब्रेन का पार्ट होता है कितना है। ब्रेन का आपका 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क होता है जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को। उसके बाद दूसरा होता है सेरिब्रल होता है और तीसरा होता है सेरिबेलम होता है ना। ये तीनों महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम हो गया, इस अग्र मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है, एक तो सेरिब्रम हो गया और डाइएन्सेफ्लॉन हो गया। मध्य जो मस्तिष्क होता है कॉर्पोरा कार्डिजेमिना होता है, सेरिब्रल होता है। और पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जिसके बारे में भी मैंने बात भी किया था कि जो अनैच्छिक होता है मांसपेशिया वो कंट्रोल करता है। कौन करता है, किसको करता है, किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। अब आइए सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम जो कि ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, ये क्या करता है? ऐच्छिक गतियों को, ठीक है। उसके बाद स्मृति, इच्छा शक्ति, याददाश्त या गतियों में वृद्धि, इसका कंट्रोल ये करता है, ठीक है। फिर बात हो रहा है, इसी का 2 पार्ट होता है थैलेमस और हैपोथैलेमस। इसी का 2 पार्ट होता है थैलेमस और हैपोथैलेमस। तो थैलेमस ठंड हो गया, दर्द हो गया, गर्म को पहचानता है। और हैपोथैलेमस जैसे कि ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ब्लड जो प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, पसीना का नियंत्रण कौन करता है? आपका हैपोथैलेमस कहते हैं, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिजेमिना। इसका क्या काम है? जो होता है दृष्टि और श्रवण शक्ति, ठीक है, इसका कंट्रोल करता है। और मध्य मस्तिष्क का ही एक पार्ट है सेरिब्रल। अब देखिए इसका क्या काम है? जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन के अन्य भाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है सेरिब्रल। और सेरिबेलम जो कि अनुमस्तिष्क का सबसे पीछे भाग होता है, शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन ये बनाता है। और इसी जो है सेरिब्रल जो है आपका पश्च जो मस्तिष्क होता है उसी का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका काम है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन का नियंत्रण करना, हृदय का धड़कना, आहार नाल का क्रमाकुंचन करना। और अभी मैंने आपको बताया अनैच्छिक मांसपेशी का है जो उसको कंट्रोल करता है। फिर बात हो रही मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है क्या? ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग से बनता है मेरुरज्जु का काम है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने पता लगाया था? रिफ्लेक्स एक्शन का जो पता लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था। अगर आप देखेंगे मानव शरीर में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में जो नसों की संख्या होती है 31 होता है, लेकिन मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में जो होता है बच्चों में 33 होता है और रीढ़ की हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 होता है, ठीक। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, 2 वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर, ठीक है। ताप का दिशा निर्भर करेगा उनके तापमान पर, निर्भर करेगा, ताप में अंतर के कारण निर्भर करेगा। अमोनिया गैस कहाँ एकत्रित होता है? हवा के ऊपर विस्थापन से, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? हवा से हल्का होता है, हवा से जो होता है ये हल्का होता है इसलिए। और यहाँ पे वर्ड आया विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। अब आइए आप देखते हैं मेढक के लार्वे को क्या कहा जाता है। मेढक के लार्वे को कहा जाता है टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि मैगट क्या है, पीपा क्या है, कैटरपिलर क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, वैस्प हो गया, इसके लार्वा को मैगट कहते हैं। अब देखिए कीटों के कायांतरण की 4 अवस्था होती है। पहले ये भ्रूण बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फाइनली ये कीट बन जाता है।
और तितली के लार्वा को तो कैटरपिलर कहते हैं और इसके पीपा को क्रिसलिंग भी कहा जाता है। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, नोट करके रखिएगा। चलिए, तो कैल्शियम का होता है 20 परमाणु संख्या, लोहा का 26, मैग्नीशियम का 12, सल्फर का 16। क्लोरोफिल, अगर बात हो रहा है क्लोरोफिल का, ठीक है, तो क्लोरोफिल ये होता है कहाँ पे पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक होता है। इसका काम है पत्तियों में भोजन का निर्माण करना, और ये क्या करता है, प्रकाश में लाल, नीला और बैगनी रंग को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके 4 घटक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का ही घटक है कैरोटीन और जैंथोफिल। अगर बात हो जाए पत्ती की कोशिका में जल सीरा से आता है किसके द्वारा? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जल आता है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा, अर्थात अगर ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इसका जड़ है, अगर यहाँ से भी अगर मिट्टी से अगर ये वाटर को ग्रहण करता है, वाटर की ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो ऑस्मोसिस के ही द्वारा करता है। ठीक, बात हो रही कि अगर मैं बात करूँ पत्ती में, लीफ के कोशिकाओं में CO2 वायुमंडल से आता है, किसके कारण? तो विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। CO2 O2 का आदान प्रदान विसरण के कारण ही होता है पौधे में, ठीक है। या मनुष्य में अगर बात करें, फेफड़े में जो होता है, फेफड़े का एल्वेओली होता है, उसके तो थ्रू भी आपका ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होने का कारण भी होता है डिफ्यूजन, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है कि इस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? भोजन अपना बनाता है पत्तियों में, ठीक है। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, वहीं पे होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या दोहरी अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है और CO2 के अपचयन से रिडक्शन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझते हैं। पौधे क्या लेगा? CO2 लेगा, H2O लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, और क्या होगा? सनलाइट लेगा, और आपका क्लोरोफिल लेगा। ये चारों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भोजन अगर प्रकाश संश्लेषण का लेगा तो उसमें CO2 लेगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो CO2 लेगा। लेकिन अगर श्वसन के लिए लेगा तो श्वसन के लिए पौधे भी क्या करते हैं? O2 लेते हैं, ठीक है, O2 लेते हैं। याद रखिएगा, पौधे श्वसन के लिए क्या करते हैं? O2 ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए वो CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, 2 अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा। एक तो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया।